मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद फिर हम लोग आज मैं मेरे मित्र रवि गोयल साहब एक नए पॉडकास्ट के साथ आप लोगों के सम्मुख हाजिर हैं। गोयल साहब, हृदय से आपका स्वागत है। वही सोफा, वही वातावरण, वही सोलन की सुंदर वादियां और वही चर्चा। अंतराल जरूर आया है, आता रहता है। चलिए इस बात को नजरअंदाज करते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय यह है, भारत ने जो बहादुरी, वीरता का परिचय देते हुए हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश की मिलिट्री ने जिस मानसिकता के साथ 22 अप्रैल को श्रीनगर के पहलगांव में 26, क्या कहूं, हृदय में दर्द होता है। टूरिस्ट, पर्यटक जो घूमने के लिए गए थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनका खून कर दिया था। लेकिन भारतवर्ष की धरती पर यदि निहत्तों का खून होगा तो भारत के 145 करोड़ जनता के हृदय में एक ऐसा बिगुल बजता है कि अब इसकी समाप्ति, अब आतंकवाद और नहीं, जीरो टॉलरेंस अबाउट टेररिज्म। इसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा नाम देकर, क्योंकि उन दुष्टों ने सिंदूर को उजाड़ा था, उनको तगड़ा जवाब देने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर का प्रारंभ किया था, हमारी देश की मिलिट्री पर मुझे नाज है। कहा यह जाता है कि हम सैनिक रूप से विश्व में तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन ना जाने मुझे बार बार अंदर से यह लगता है तीसरे नंबर पर नहीं, हम पहले नंबर पर हैं। चाहे टेक्नोलॉजी में हम तीसरे नंबर पर हों, लेकिन भारत के देश के जो मिलिट्री की, सैनिकों की शौर्य, वीरता, उसका मुकाबला ना अमेरिका की आर्मी कर सकती है, ना रशिया की कर सकती है, ना जर्मनी की कर सकती है, ना किसी और देश की कर सकती है। इजराइल के भी नहीं कर सकती। इजराइल बहुत छोटा देश है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, एक जोश भरा हुआ था देश के हर नागरिक के हृदय में कि अब यह केवल आतंकवाद का खात्मा नहीं है, जिसने 22 अप्रैल को 26 निहत्तों की जान लेकर अपने राक्षसी कृत्य का परिचय दिया था। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें 15 ब्रह्मोस मिसाइलों ने, जो हमारे देश के वैज्ञानिक और युवा वैज्ञानिकों का एक संयुक्त उपक्रम था, उस 15 मिसाइलों ने पाकिस्तान के जो ड्रोनी खिलौने थे, ड्रोन, उनकी धज्जियां उड़ाई थी। बहावलपुर में 100 किलोमीटर अंदर जाकर जो आतंकवाद के अड्डों का खात्मा किया था, उससे ऐसा लगा था कि अब आतंकवाद समाप्त होकर ही रहेगा। मैं आपको कह दूं, थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। 1947 में जब देश के दो टुकड़े हुए थे, एक जिन्ना ऐसा राक्षस था, जिन्ना वो राक्षस था जिसने देश के दो टुकड़े करवाए थे, और उसका शिकार मेरे परिवार, मेरे माता पिता को भी होना पड़ा था। लेकिन मुझे गर्व है कि यदि दो टुकड़े होने के बाद देश आजाद हुआ है, आजाद भारत की धरती पर जन्म लेने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। कोई दुख नहीं है मुझे कि मेरे माता पिता की सारी संपत्ति लुट गई थी। 1947 में पाकिस्तान ने अपनी दुष्टता का परिचय देते हुए पहला आक्रमण भारत पर किया था, जो कबीलियों द्वारा करवाया गया था। जो उस समय फैसिलिटीज उपलब्ध थी, उस फैसिलिटीज में मुंह तोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया था। फिर 1965 आता है। दुष्ट अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आता है। 1965 में अपनी दुष्टता का परिचय देते हुए फिर पाकिस्तान ने भारत पर चढ़ाई करने की नाकाम कोशिश की थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। फिर 1971 में एक बार
जो शैतान होता है ना, वो कभी शांत नहीं बैठ सकता। ये मैं आपसे कह रहा हूं, शैतान को जड़ से खत्म करना मानवता का सबसे पहला धर्म है, कर्तव्य है। फिर 1971 में जब उसने दुस्साहस किया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक लौह महिला का परिचय देते हुए, और अटल जी द्वारा जब इंदिरा जी को मां दुर्गा कहा गया था, मुझे याद है मैं 12 वर्ष का था, बूंदी में था उस समय। बूंदी में मेरे पिताजी का पोस्टिंग था। बूंदी के राजकीय विद्यालय में मैं 9th क्लास का विद्यार्थी था। उस समय हृदय प्रफुल्लित हो जाता था जब रेडियो पर समाचार सुनते थे, टीवी का तो प्रश्न ही नहीं। एक बार फिर दुष्ट पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल के क्षेत्र में भूमि हड़पने का एक असफल प्रयास किया था। लंबा युद्ध चला था, 60 दिन का युद्ध चला था। हमारे देश के वीर सैनिकों ने खदेड़ के पाकिस्तानियों को उनके मार मार के उनके घर के अंदर वापस भेज दिया था। 22 अप्रैल को जो दुस्साहस कुछ आतंकवादियों द्वारा, जो पाकिस्तान द्वारा भेजे गए थे, जब भारतीय निहत्थे पर्यटकों पर किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर से बढ़िया कोई दूसरा नाम हो नहीं सकता था। यह नरेंद्र मोदी जी की अथाह कल्पना का परिचायक है। ऑपरेशन सिंदूर में मैं मानता हूं युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। क्या स्थिति थी मुझे याद नहीं है। 7 या 8 मई को मेरे जो बहुत 2 घनिष्ठ मिलने वाले हैं जम्मू में, मुझे ऐसा लगा अब मुझे उनसे बात करनी चाहिए। और जिस सहमी हुई अवस्था में, क्योंकि मेरे एक मित्र जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और उससे एक दिन पहले 2 उनके ड्रोन जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट पर गिरे थे, तब उन्होंने मुझे यही कहा था, बस ठा ठा की आवाज आ रही है, पता नहीं क्या होगा। दूसरी एक मैडम है, वो थोड़ा दूर रहती हैं लेकिन जम्मू में रहती हैं। डरे हुए थे, सहमे हुए थे। नो डाउट सीमा पर जो भी रहता है उसको सहना पड़ता है, लेकिन हर भारतीय की इस बार यह कामना थी कि इस आतंकवाद का सदैव के लिए समापन होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का मतलब यह है कि जो आतंकवाद की उत्पत्ति करता है उसकी जड़ें काट दो। और यदि पाकिस्तान की हम जड़ें काटने में सक्षम हैं तो पूरे विश्व से आतंकवाद के सफाए का एक बहुत बड़ा संदेश भारत दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को खुली छूट दी गई थी, जो मर्जी आए आप कीजिए। और हर भारतवासी को यह लग रहा था, क्योंकि उससे बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान का विद्रोह चल रहा था। मैं सही हूं ना, बलूचिस्तानी नाम। बलूचिस्तान से जो मिसाइलें भेजी गई थी, लाहौर या रावलपिंडी का एरोड्रम बंद करना पड़ा था। इन परिस्थितियों में जब पाकिस्तान घुटने टेकने की अवस्था में था, मतलब मिलिट्री का डंका बज रहा था, हर देश यह देख रहा था कि भारत विजय पथ की ओर तीव्रता से अग्रसर कर रहा है। मित्रों, मैं नहीं जानता कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या इंटरेस्ट था। एक इंटरेस्ट तो मुझे मालूम है, शस्त्र बेचने में। वो एक बिजनेसमैन ही है। राष्ट्रपति वो बाद में है, अमेरिका के बिजनेसमैन पहले है। लेकिन मुझे यह लग रहा था, देश के हर नागरिक को लग रहा था, यदि आपको नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, कि इस बार पाकिस्तान का सफाया होगा। या तो पाकिस्तान हमेशा विश्व के नक्शे से मिट जाएगा, या बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, और बाकी की 2 स्टेट्स और अलग होंगी। 4 टुकड़ों में पाकिस्तान का विभाजन निश्चित था। यह मैं आत्मविश्वास से कह रहा हूं। फिर मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा, बलूचिस्तान उस समय राहत की सांस ले रहा था कि भारत ने अटैक किया है। इससे सुंदर अवसर नहीं है कि हम भिखारी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना लें। पीओके हम चाह रहे थे, वो बीओके में बदल जाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर में बदल जाए। और लग रहा था कि कश्मीर का यह भाग फिर हमारे भारत के नक्शे से जुड़ जाएगा। बलूचिस्तान अलग होगा, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर सदा के लिए विश्व पटल से खत्म हो जाएगा। ना जाने ऐसा क्या हुआ, जब हमारे सैनिक पूर्ण शौर्यता से, पूरे शौर्यता से अपने शौर्य का परिचय देते हुए
पाकिस्तान के हर प्रयास को निष्फल करते हुए ब्रह्मोस मिसाइलों के माध्यम से दूर दूर तक प्रक्षेपास्त्र से वार करते हुए पाकिस्तान की समाप्ति का प्रण ले चुके थे। ना जाने क्यों ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोक देना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी? मेरे दिल में दर्द है, एक पीड़ा है, एक आघात है। यदि ऑपरेशन सिंदूर इस बार पूरा हो जाता, मुझे किसी राष्ट्र को खत्म करने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन विश्व से और भारत से आतंकवाद का हमेशा के लिए समाप्ति हो जाती। भारत जो समय समय पर आतंकवाद का सामना करता रहा है, 2019 का अभी हम भूले नहीं थे, जिस तरह उन्होंने हमारी फौज पर आक्रमण किया था। मित्रों, मैं तो ये कहूंगा, इस अवस्था में जब ऑपरेशन सिंदूर सफलता की चरम सीमा पर था, हमें पूरी तरह से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए था कि देश, कोई दूसरे देश का कोई भी आतंकवादी किसी दूसरे देश पर इस प्रकार आक्रमण करने का असफल प्रयास या सफल प्रयास ना करे। यह दुर्भाग्य था। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं नीतिकार नहीं हूं, मैं विज्ञान का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। इस पर अधिक प्रकाश मेरे मित्र रवि गोयल जी जानेंगे, और इसीलिए आज हमने इस पॉडकास्ट के निर्माण, मेरा पहला प्रश्न उनसे यही रहेगा, क्या कारण था हमें ऑपरेशन सिंदूर बीच में छोड़ना पड़ा? हम अपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस नहीं ला सके, बलूचिस्तान जो अलग होने के कगार पे था वो अलग नहीं हो पाया, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो सके। क्या आप मुझे विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में यह दुष्ट पाकिस्तान इस प्रकार की नीति नहीं अपनाएगा और हमारे देश में निहत्तों पर कोई आक्रमण नहीं करेगा? मेरे दिल में यह दुख है, ऑपरेशन सिंदूर पूरा होता, पाकिस्तान का खात्मा होता। अब आपके हाथ में कमान है। जय श्री राम। जय श्री राम। 47 से लेकर के सभी विषयों को छुआ, और मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं, मुझे सभी विषय को अपने अंदर समावेश करने में थोड़ा असुविधा हुई, क्योंकि इतना बड़ा आपने प्लेटफॉर्म बना दिया कि उसके ऊपर बोलना थोड़ा मुझे कठिन लग रहा है। फिर भी मैं आपकी बात के ऊपर अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। आपने कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ, जिन एक दुष्ट बना, बिल्कुल ठीक है। 47 में क्या हुआ मुझे ज़्यादा नहीं पता, इतना कि इतिहास में पढ़ा है कि उस वक्त कांग्रेस का जो इंटरनल डिसीजन था कि वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और नेहरू के पक्ष में 0 वोट था, जिसे कि महात्मा गांधी ने एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी का कत्ल करते हुए उस डिसीजन को बदल करके नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, 47 में जो हुआ सो हुआ। पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र बना, और जैसे कि आपने वो 65 की बात भी करी, 71 की बात भी करी, इंदिरा गांधी की बात भी करी, सारी बातें आपने ठीक ही की होंगी। देश ने अपने काबिल प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में हर लड़ाई को लड़ा है। नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ा, इंदिरा जी के नेतृत्व में भी लड़े, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भी लड़े। कुछ बातें आपने कही, जितना मुझे ध्यान में आता है, आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को कुछ दर्जा दिया था, उसका दुर्गा का। मैं स्पष्ट से बता रहा हूं कि मैंने एक इंटरव्यू सुना था, जो कि आज इंडिया टुडे के ऊपर रजत शर्मा ने आपकी अदालत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का किया था। उस इंटरव्यू के अंदर इस सवाल के जवाब में अटल जी ने यह कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। मगर अटल जी ने कहा या नहीं कहा, वो विषय अपनी जगह पर है। इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर जो कुछ हो सकता था, जो देश का बढ़िया से बढ़िया नेतृत्व हो सकता था, वो उन्होंने किया, और उन्होंने 1984 के अंदर इस देश के लिए शहादत भी दी। हम किसी के शब्दों में क्या था वो अलग चीज है, लेकिन
देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जो सम्मान होना चाहिए वो है। अब आपने एक बात करी आतंकवाद की, बिल्कुल ठीक है, सदियों से आतंकवाद होता आया है, आज भी हो रहा है। हमने हर दौर को देखा है। हमने वो दौर भी देखा जब 26/11 के बाद भारतीय सेना बुरी तरह से तड़प रही थी, तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करने के लिए, लेकिन उस वक्त इस देश की कमजोर कांग्रेस की कमजोर राजनीति ने सेना को काम नहीं करने दिया, क्योंकि सेना का शौर्य अपनी जगह पर है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, मेरे देश भारत के अंदर सेना प्रोफेशनल सेना है, वो सरकार के अंडर में काम करती है। भारतीय सेना सरकार के किसी भी आदेश को ना माने, ये नहीं हो सकता। वो 26/11 का दौर जिसके अंदर बड़े बड़े बवाल हुए, बाद में जब ये बात सामने आई कि कांग्रेस की कमजोर राजनीति ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमजोर राजनीति ने हमारी सेना के हाथ बांध दिए, वो भी एक दौर था। रही होगी मजबूरी कांग्रेस की, कोई बात नहीं। मैं कभी भी किसी सरकार को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि सरकार को, देश में सरकार अपने आप नहीं बनती, देश की जनता बनाती है। अगर राजीव गांधी को 400 सीटें मिली थी देश में, वो भी कांग्रेस, इस देश की जनता का निर्णय था। और अगर 400 से कांग्रेस को 40 सीट के ऊपर पटका इस देश ने, तो वो भी अपने आप में बताता है कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर कितनी गंदगी फैलाई, कितना इस देश को लूटा, कि इस देश की जनता को कांग्रेस को 400 से 440 पर लगाना पड़ा। हमने 1999 का कारगिल युद्ध भी देखा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की शायद उन्हीं की सरकार थी, मुझे ऐसा कुछ 1999 जो भी कारगिल युद्ध जब हुआ था, अटल जी की शायद वो अटल जी थे। 100% तो हमें मानना पड़ेगा कि अटल जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था कारगिल के अंदर। और हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जब से इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद कोई भी अटैक देश पे हुआ, अगर पहलगाम हुआ या कोई भी अटैक हुआ, इस देश ने, पुलवामा हुआ, इस देश ने एयर स्ट्राइक भी करी। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी। मुझे वो दिन भी याद है जब एयर स्ट्राइक के दौरान हमारे देश का एक जाबाज पायलट पाकिस्तान ने कब्जे में चला गया, अभिनंदन। और हमें कुछ समझ नहीं आया, अचानक रात को फैसला आ गया कि अभिनंदन को छोड़ दिया गया है। कुछ चीजें हमें समय पर समझ में नहीं आती हैं, वो बाद में पता लगती हैं। फिर मैंने 4 दिन के बाद वो भी देखा, मोदी जी का एक बयान, जब उनसे पूछा गया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा था उस रात के राज को राज ही रहने दो। फिर कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के जनरल का बयान आया था कि मेरी टांगे कांप रही थी, और जब मैंने जाकर के कहा अभिनंदन को छोड़ दो वरना कल सुबह भारत हम पे अटैक कर देगा। इस घटना से मैं ये समझाया कि जो चीज हमें फौरन रूप में नजर आती है, उसकी बैकग्राउंड में देश की क्या नीति चल रही है, वो उस वक्त समझ में नहीं आती है, वो एक लंबे समय के बाद समझ में आती है। 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ, जैसे आपने बताया कि 145 करोड़ हृदय कांप उठे। 145 करोड़ हृदय पहली बार नहीं कांपे हैं, वो तो 26/11 में भी कांपे थे। मुझे इस बात का बहुत नाज है कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो जब 145 करोड़ हृदय कांपते हैं तो वहां से एक सख्त संदेश आता है। 22/4 को ही सख्त संदेश आ गया कि कल्पना से परे सजा दी जाएगी। 15-20 दिन तक देश में इस बात का मजाक भी उड़ा कि क्या हुआ क्या हुआ। मैं समझता हूं जो लोग मजाक उड़ाते हैं कि उनकी अपरिपक्वता है। देश के फैसले हैं, कोई मेरे घर के ड्राइंग रूम का फैसला नहीं है कि मैंने बोला कि आधे घंटे से बैठे एमसी साहब चाय क्यों नहीं आई। देश का फैसला संयम से होता है। मुझे यह भी याद है कि जिस दिन शाम को इस गंदी और घटिया कांग्रेस ने एक खिलौना दिखाया हमारी देश की सेना का मलबा तोड़ने के लिए, उसके नीचे नींबू बांध करके कि ये देखो जी, ये है भारत का राफेल। क्यों नहीं उस दिन आपकी आंखों में
आपकी आंखें शर्म से झुकी? क्यों नहीं आपके मन में गुस्सा आया कि ये मेरी देश की राफेल को, मेरी देश की सेना को कितनी गंदी गाली दे रही है ये कांग्रेस? और उसी रात को उसी राफेल ने सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया। सिंदूर हुआ 4 दिन के बाद। मुझे यह भी याद है कि सिंदूर अटैक 25 मिनट में जो भारतीय सेना ने कर दिया, पूरे वर्ल्ड में डंका बजा। और अगले दिन एनएसए डोभाल जी का जो बयान था कि पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे, हमने कोई पाकिस्तान पर ना अटैक किया है, ना हमें करना था, हमें अपने आतंकवाद को खत्म करना था। और उसके बाद आज तक जो पिक्चर्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि वो कितना जबरदस्त अटैक था, कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, भारत ने उसका जवाब दिया। फिर इसमें भी कोई शक नहीं है कि 3 दिन के बाद ही हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आई कि सीज फायर कर दिया गया है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि जिन देशभक्तों के सीने, देशभक्तों से मेरा मतलब मैं सेना को नहीं ले रहा, मैं आम लोगों को ले रहा हूं, सीने में आग धधक रही थी कि इस बार तो हम मरने को तैयार हैं, पाकिस्तान को खत्म कर दो। उनको कहीं ना कहीं इस बात पे आश्चर्य हुआ कि आज ये युद्ध विराम क्यों हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर युद्ध विराम हुआ है, वो कोई कमजोर राजनीति नहीं है। पिछले 12 साल के अंदर मोदी की राजनीति ने दिखाया है कि मोदी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजनीति करने वाला भारत में कोई दूसरा नहीं है। वो क्या कारण रहे होंगे, उसका जवाब देश में कोई भी नहीं दे सकता। वो बात हमें, जैसे पिछली चीजों की बातें बाद में समझ आती हैं, वो भी समय से समझ में आएगा कि क्या कूटनीति थी, क्या राजनीति थी और क्या युद्ध नीति थी जिसके तहत भारत ने यह फैसला लिया। रही बात बीच में ट्रंप के आने की, मिस्टर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने उस दिन जो कहा, जो कि सुनने में हर भारतवासी को बुरा लगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये ट्रंप कौन होता है? लेकिन ये हमारा डिस्कस का मुद्दा नहीं है। कोई बंदा कुछ भी बोल सकता है, कोई व्यक्ति बाहर आकर के गाली दे देगा तो दे सकता है, और ट्रंप तो बहुत बड़ी पावर है। हमने 2-3 दिन पहले ये भी देखा कि वो ट्रंप अपने बयान से मुकरा भी। तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप के ऊपर डिस्कस करना भारत के अंदर कोई हमारी कोई अच्छी बात है। ट्रंप एक बहुत सबसे पावरफुल राष्ट्रपति है वर्ल्ड का, वो उल्टे सीधे बयान देता है, विड्रा भी करता है। इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ मेरे या हमें कुछ कहने को है। एक बात आपने कही कि आतंकवाद का समूल नाश हो सकता था। इसमें मेरा अपना यह मत है कि आतंकवाद का समूल नाश आज तक तो हो नहीं पाया। आज तक से मेरा मतलब कि पिछले 5 या 10 साल से नहीं है, 75 साल से भी नहीं है। मेरा मकसद सदियों से है। भगवान श्री राम ने रावण का वध, वो भी आतंकवाद था। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? श्री कृष्ण ने महाभारत करवाया आतंकवाद को खत्म करने के लिए जी। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? ये जो अच्छाई और बुराई का युद्ध है, मैं तो इतना देख रहा हूं, जब से सभ्यता आई है जी, ये युद्ध चल रहा है। अच्छाई बुराई को खत्म कर देती है, अपने समय से बुराई फिर पनप जाती है जी जी। जो बड़े बड़े उनके आतंकवादी अड्डे उड़ा दिए गए हैं भारत के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई फाइनल अटैक हो गया। 1-2 साल में फिर खड़े हो जाएंगे। ये जो युद्ध है आतंकवाद के खिलाफ, ये कोई खाली भारत का नहीं है, ये पूरी मानव जाति का युद्ध है। सदियों से चल रहा है, लाखों सालों से चल रहा है। जब से मानव आया है, जब से धरती पर बुद्धि आई है, तो बुद्धि के 2 पार्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बुद्धि समांतर रूप से चल रही है, वो अपना गलत काम कर रही है और अच्छी चीजें उसको खत्म कर रही हैं जी। जो आपका केवल और केवल एक है, जो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आज की तारीख में भारत की कमजोर राजनीति
नहीं मैंने ये नहीं कमजोर कहा राजनीति का ये तो मैं बोला ही नहीं। नहीं, आपने इस बात बोली, आपने शब्द क्या बोला? आपने पूछा कि क्या कारण है, युद्ध क्यों रोका गया, किससे मैं डर तो गए? जानना चाह रहा हूं, डरो नहीं। वो कमजोर राजनीति होती है। अच्छा। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, आप जरूरी नहीं है कि जो शब्द आपने बोला मैं वही बोलूं। नहीं। एक चीज को एक्सप्रेस करने के 50 शब्द होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप मेरे भाव के जाए, ना कि उस पे जाए। तो मेरा ये मानना है कि मैंने पिछले 12 साल से जो एक स्ट्रांग राजनीति, जो मैंने भी अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया, भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की देखी है, तो उससे यह कहीं नहीं लगता कि मोदी जी को कोई ड्राप आया था। हाँ, उन्होंने जो भी फैसला किया है वो देश कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए और आतंकवाद के समूल नाश के लिए किया है। यह एक मेरा बिलीफ है। हो सकता है इस देश के 140 करोड़ लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे हों जो मेरे बिलीफ से ना मानते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना बिलीफ है। क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर देखा जाता है कि पीछे क्या हुआ। 12 साल के मोदी राज ने हमें यह सिखाया है कि मोदी से स्ट्रांग नेता इस देश में आज तक तो नहीं आया। बाकी आने वाले समय में मोदी से भी ज्यादा स्ट्रांग नेता आएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं, ताकि हमारा देश जहां खड़ा है इससे और 10 गुना के जाए। ये तो मेरी कामना रहेगी। कोई भी रिकॉर्ड परमानेंट नहीं होता, हर रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय राजनीति मोदी से भी ज्यादा सशक्त नेता देगी और हम कहेंगे कि ये नेता मोदी से भी ऊपर है। जी धन्यवाद। आगे आप कहें। गोयल साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रेखांकित करने का 1947 से 2025 तक का एक प्रयास किया था। जी। कहीं मैंने राजनीति लाने का प्रयास नहीं किया था। जो मैंने अटल जी का वक्तव्य 12 साल की उम्र में जो मेरी स्मृति है, मैंने खुद रेडियो के माध्यम से सुना था, वो मैंने बोल दिया था। ठीक है, अब मैं कुछ बिंदुवार बातें करूंगा और उसके बाद इस हम पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। कहा जाता है, मीडिया कहता है, पाकिस्तान में 100 आतंकवादियों का सफाया हमारे देश के सैनिकों ने किया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश के भी लगभग 40 या 50 जवान तो शहीद हुए होंगे। फेसबुक देखकर जब एक 23-24 साल की बच्ची शेखावत का फोटो देखा था, आंखों से अश्रु तो निकलते हैं। 30-40 की शहादत हमने दी, और वास्तव में यदि पाकिस्तान में केवल 100 ही आतंकवादी, तो हमने ये ऑपरेशन सिंदूर पूरा कर दिया है। मैं समझता हूं पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ है और कम से कम 5 से 10 लाख के बीच आतंकवादी वहां होंगे। यदि हम क्रमशः करना चाहते हैं, जैसे गोयल साहब ने कहा, नया रिकॉर्ड कोई अगला प्रधानमंत्री बनाएगा जो नरेंद्र मोदी से जरूर मजबूत आएगा। ठीक है, आपका विचारों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क को झकझोरती है कि हम क्यों सिंदूर ऑपरेशन जैसे पवित्रतम विषय पर राजनीति बीच में ले आते हैं। 26/11 का मामला आ गया, कई लोगों को हमने असफल घोषित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, करिएगा, चलता है। लेकिन यह मैं फिर दोहराऊंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की समाप्ति की तरफ पूरे जोश के साथ देश की मिलिट्री, जल, थल और वायुसेना ही नहीं, पूरी 145 करोड़ जनसंख्या सीना तान के खड़ी हुई थी, तब क्यों ऑपरेशन सिंदूर अधूरा रह गया? क्यों मेरे देश का सिंदूर अधूरा रह गया? क्यों नहीं आतंकवाद का सफाया पूरा करके हमने देश को एक नया संदेश देने का प्रयास किया? मित्रों, आशा थी कि मेरी इस पीड़ा का कोई उत्तर मिलेगा, लेकिन मैं एक राजनीति के ऐसे झंझावत में उलझा दिया गया हूं कि मैं अपने आप को और ज्यादा कंफ्यूज पा रहा हूं। इसलिए इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हुए, और ये मेरा कमेंट नहीं आएगा लास्ट? बिल्कुल आएगा। अच्छा। गोयल साहब से निवेदन करते हुए, कृपया राजनीति से परे भी बहुत बड़ा जहां है, और यहां तो हमारे देश की मासूम महिलाओं की सिंदूर की बात थी। सिंदूर को राजनीति के रंग में रखने की क्या जरूरत थी गोयल साहब? सिंदूर से पवित्र कोई चीज नहीं होती।
सिंदूर से पवित्र बजरंगबली जी को भी सिंदूर ही चढ़ाया जाता है मेरे परम श्रद्धे। और सिंदूर मांग में, स्त्रियों की मांग में जो सुहाग की निशानी होती है, कम से कम उसको तो आप राजनीतिक कीचड़ से दूर रखते। दुख है, पीड़ा है, जो कहना चाहेंगे। जी, मेरा आखिरी वक्तव्य यही है कि भाई साहब, आपने ये कहा कि मैं राजनीति को बीच में लेके आया हूं, ये आपकी सोच है, मैं आपकी सोच का स्वागत करता हूं, लेकिन बिलीफ जैसे आपके हैं वैसे ही मेरे हैं। कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है, इसका फैसला ना आप कर सकते ना मैं कर सकता, वो तो सुनने वाले ही कर सकते। जी, मैं तो यही कहूंगा केवल एक लाइन में, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना यह राजनीति की पराकाष्ठा है। अच्छा, इसलिए इतनी बड़ी राजनीति आपने करी है, मेरी तो छोटी छोटी राजनीतिक बातें थी। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना भारत के अंदर यह राजनीति की पराकाष्ठा है। मेरा केवल एक लाइन का ये जवाब है। वो कितना सही है, कितना गलत है, वो फैसला सुनने वाले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस देश का कोई भी नागरिक ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न नहीं उठाता, ना जाने क्यों। मेरा वक्तव्य इतना कमजोर क्यों होता है कि गोयल साहब उसको समझ नहीं पाते हैं। मैंने ये नहीं कहा ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाया। देश के नौजवानों ने पूरी सक्षमता से, मेरे देश की सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, मैंने पहले कहा था और अब भी कह रहा हूं, और वो इस कंडीशन में थी कि ऑपरेशन सिंदूर को मांग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाके पूरा करके आतंकवाद का हमेशा के लिए खात्मा कर देती। मैंने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया, कोई भी देशभक्त, कोई भी भारतीय प्रश्न नहीं उठाएगा, लेकिन जो राजनीति से घिरे हुए उनके मस्तिष्क में इस तरह के ना जाने दूसरों के प्रश्न किस तरह छायांकित हो जाते हैं। खैर, इस मुद्दे को यहीं समाप्त करते हुए मैं आशा करता हूं मेरा भारत पूरी तरह सुरक्षित रहे, आतंकवाद किसी भी देश के किसी भी नागरिक की जान ना ले, क्योंकि हर एक प्राणी की जान बहुमूल्य होती है, परमात्मा द्वारा प्राणी बनाया गया है। नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, गोयल साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने ना केवल ऑपरेशन सिंदूर का ज्ञान मुझे दिया, बल्कि राजनीति के व्यंग्य सुना सुनाकर जो मुझे राजनीति के लपेट में लेने का प्रयास किया। लपेट में तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैंने उसको बहुत धैर्य से सुना। इसके लिए मां सरस्वती का आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।